खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के खिलाफ अब सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए ने श्रीनगर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। इस स्टिंग में हुर्रियत के कट्टरवादी सैयद अली शाह गिलानी धड़े का स्टेट चीफ नईम खान पत्थरबाजों के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेने की बात कबूलते कैमरे में कैद हुआ है। गिलानी के पक्के चले नईम खान ने यह खुद माना था कि पाकिस्तान पिछले 6 साल से कश्मीर को अनस्टेबल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है और घाटी में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए बड़े लेवल पर पैसा धकेला जा रहा है। खान कहता है कि इस्लामाबाद की मदद सैकड़ों करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उसे और ज्यादा की उम्मीद है। हुर्रियत नेता कैमरे पर स्कूल जलाने की सुपारी लेने की बात कबूल करते नजर आए। सेंट्रल मिनिस्टर वीके सिंह खुद इन हुर्रियत नेताओं की तुलना दहशतगर्दों से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुर्रियत को बैन कर देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हुर्रियत पर पाबंदी ही कश्मीर के दर्द का, उसके मर्ज का इलाज है? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से आज बातचीत। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। कश्मीर में आए दिन तशद्दुद और झड़पों की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कभी कोई जवान शहीद हो रहा है तो कभी आम लोग झड़पों के दरमियान हलाक हो रहे हैं। कश्मीर में मौजूदा हालात ने हुकूमत की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। आए दिन पत्थरबाजी, एहतजाज और जवाब में आंसू गैस के गोले और पैलेट गन। लेकिन क्या ऐसे हालात वादी के लिए ठीक हैं? जवाब ये मिलेगा कि नहीं। तो फिर कौन है जो वादी के हालात को लगातार खराब करने की कोशिश में लगा है? कौन है जिसे हालात खराब करने से फायदा होगा? इसमें कोई शक नहीं कि कुछ मुट्ठी भर लोग हालात को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि वादी की एक बड़ी आबादी, खासकर नौजवान, एहतजाज और पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो वाकई मरकजी और रियासती हुकूमत के लिए बाइस तशवीश है। ऐसे हालात में हुकूमत को संजीदगी और समझदारी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर पत्थरबाजी और तशद्दुद बाहरी अनासिर के हाथ हैं, तो हुकूमत को सबसे पहले आम लोगों को भरोसे में लेने की जरूरत है, ताकि बाहरी अनासिर के साथ निपटा जा सके। इसी सिलसिले में एनआईए ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एनआईए ने कुछ अलहदगी पसंद लीडरान के खिलाफ इब्तदाई जांच के लिए केस दर्ज कर लिया है। हाफिज सईद और पाकिस्तान में मुकीम दिगर दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से फंड हासिल करने और तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के मामले में ये केस दर्ज किया गया है। अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी, नईम खान और चंद दिगर लीडरान के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में एनआईए की टीम श्रीनगर पहुंच गई है। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल एक कौमी निजी टीवी चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया था कि अलहदगी पसंद लीडरान नईम खान, बट्टा कराटे और जावेद गाजी बाबा ने एतराफ़ किया है कि वादी में हालात खराब करने के लिए वो रकम हासिल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल आज का यही है कि क्या हुर्रियत पर पाबंदी कश्मीर के मर्ज का इलाज है? यह है हमारा आज का सवाल। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सीधे श्रीनगर से कांग्रेस के यंग लीडर सलमान निजामी साहब मौजूद हैं, जिनका खुद का वास्ता भी कश्मीर से ही है। साथ ही साथ रिफत जावेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जनता का रिपोर्टर के फाउंडर हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इस बातचीत का हिस्सा हैं। और कैप्टन अनिल गौर साहब, जो कि सीनियर पीडीपी लीडर हैं, बतौर पीडीपी स्पोक्स पर्सन वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, सीधे जम्मू से। और चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो कि प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के, वो भी कश्मीर पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, पहला सवाल आज आपसे। खुद एक सेंट्रल मिनिस्टर वीके सिंह साहब कह रहे हैं कि
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग दहशतगर्दों की तरह हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, इस संगठन को बैन कर देना चाहिए। मेरा सवाल यह है, दिक्कत क्या है, क्यों नहीं करते आप ये? देखिए, जब तक एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स कश्मीर में करने की कोशिश कर रही है और वो उस तरफ बढ़ भी रहे हैं कि जो कश्मीर की जो समस्या है उसमें क्या है कि कुछ मिसगाइडेड यूथ्स भी हैं और जो एक उसमें एक रोल पाकिस्तान का है, दूसरा वहाँ के जो अलगाववादी नेता हैं, हुर्रियत वगैरह जैसे लोग जो कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तान के तरफ से जहाँ पे आती है बार बार बात कि वहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ के लोगों को बरगलाते हैं, युवाओं को बरगलाते हैं, यहाँ लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो इन तीनों को पूरी तरह से एक्सपोज करके अगर सरकार कोई स्टेप लेगी तब तो वो इफेक्टिव होगी। अगर सीधे बिना अवेयरनेस क्रिएट करे, उसके ऊपर डिस्कशन किए, उनको इन्वेस्टिगेट किए, लीगल पोजीशंस ना लिए, लीगल इन्वेस्टिगेशन बिना किए हुर्रियत को केवल बैन कर देंगे तो लोग वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वह रिजेंटमेंट और क्रिएट करेगा। तो सबसे बड़ी बात नहीं तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, क्या गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आप बतौर प्रवक्ता बीजेपी के वीके सिंह के बयान को खारिज कर रहे हैं कि अभी बैन करने जैसी कोई बात नहीं है, अभी पहले इन्वेस्टिगेशन होगी जो कि ऑलरेडी कई सालों से चल रही है, हम देखते आ रहे हैं। नहीं हाँ नहीं, देखिए, वीके सिंह साहब ने कहा कि बैन कर देना, ये तो ठीक है, लेकिन उसकी प्रोसेस तो एक डिफाइन होगी ना। हुर्रियत इन मामलों में बार बार आलिप्त है, वह पाकिस्तान से पैसे लेते हैं, इस तरह से काम करते हैं। अभी इसका जब एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी तो प्रूफ सामने आ जाएगा। अभी तो एक ये विचार है जिसके ऊपर जनरली कंसेंसस बन रहा है, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी हैं, हमारे यहाँ कानून की भी बात है और बहुत से लोग हैं जो इस विचार से पूरी तरह से सहमत नहीं भी है। तो उन लोगों को भी समझना चाहिए, उन लोगों को भी बात करना चाहिए और कहीं ना कहीं जो मिसगाइडेड यूथ हैं उनके माइंड में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद स्टेप लेंगे। अल्टीमेटली सर, तो कश्मीर के आम यूथ को मिसगाइड करने वाले यही लोग तो हैं, और जब सरकार खुद मान रही है कि ये दहशतगर्द हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, और ये दहशतगर्द हैं तो इन्हें खुला घूमने की इजाजत कैसे हम दे सकते हैं? सलमान निजामी साहब, क्या इस बार जो सबूत सामने आए हैं, जो स्टिंग सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर कैमरे पर ये लोग ये बोलते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से पैसा मिलता है, किस तरह से स्कूलों को जलाने की प्लानिंग की जाती है, ये सारे सबूत हैं सामने, इनके बाद भी क्या आपको लगता है कि कड़ी कार्रवाई होगी या सिर्फ ये बयानबाजी हो रही है? सिर्फ इस बार भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2016 में हमने देखा है, उस वक्त भी इस तरह की तमाम बातें सामने आई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया समीर भाई। देखिए, जो मैंने वीडियो देखे, जो कार्रवाई जो टेलीविजन में जो एक कैंपेनिंग चली, ये कोई नई बात नहीं है जी। हुर्रियत जो है, मैंने 90s के हालात में मैंने जर्नलिज्म किया, मैंने रिपोर्टिंग की कश्मीर में। आजकल जो हालात हैं मुझे 90s से बदतर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो सड़कों पे लोग हैं वो लोग जो हैं यूथ है, और खासकर पहली बार मैं देख रहा हूं कि जब 90s में ये सिचुएशन नहीं थी कि लड़कियां पत्थर लेके बाहर आ रही हैं, तो जो हुर्रियत का जो ये जो फंडिंग वगैरह जो है, अब 90s के दौर में होता था मस्जिदों में ऐलान किया जाता कि आप चंदा दीजिए, तो फंडिंग हो रही है। जैसे आपने एनआईए, आपने जिक्र किया कि एनआईए कश्मीर में आई है तो वो प्रोब करेंगे। एनआईए ने आपने 2016 के अनरेस्ट में आपने सुना होगा कि एनआईए ने कहा कि कश्मीर में फंडिंग हो रही है, हुर्रियत को फंडिंग हो रही है, और हम जो है जो अकाउंट खाते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एनआईए यहां आई, उसने प्रोब किया, फिर 4 या 5 महीने के बाद हुआ क्या? और प्रोब करेंगे कौन? दिल्ली में आप एक बात करते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं भाई ये टेररिस्ट है। तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर हुर्रियत वाले टेररिस्ट हैं, क्या आपकी महबूबा मुफ्ती जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम हुर्रियत को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे देंगे, तो आप आतंकवादियों को क्या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपने कश्मीर की सिचुएशन को वर्स कर दिया है, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, और आप यही खामखा के एजेंडे लाते हैं और अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। अनिल गौर साहब, इसका जवाब दीजिए। एक तरफ तो आपकी जो मेजर अलायंस है, पार्टी है, वो ये कह रही है
कि भाई ये आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, हुर्रियत को बैन कर देना चाहिए। दूसरी तरफ हुर्रियत के नेताओं को अगर कोई थ्रेट मिलती है तो आप कहते हैं हम सिक्योरिटी बढ़ाने जा रहे हैं उनकी। तो ये हो क्या रहा है? अब्बास साहब देखिए, समझने की बात है, ये हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसके अंदर हमारी जुडिशरी भी है, हमारी एग्जीक्यूटिव भी है और लेजिस्लेटिव भी है। अगर कोई कार्रवाई की जाती है वो जुडिशल रिव्यू के लिए होती है, और जुडिशल रिव्यू में अगर वो ठीक नहीं पाई जाती आदमी रिहा किया जाता है। इसलिए कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। जब तक इन्वेस्टिगेशन और सबूत सारे ना इकट्ठे हों और वो जुडिशल रिव्यू के लिए ना एक कारगर चीज़ साबित हो, तब तक ऐसा कुछ करना मेरे ख्याल से क्या होगा कि वो जैसे कहते हैं कि वी आर जस्ट शूटिंग इन द डार्क। आप ठीक है, ये स्टिंग ऑपरेशन का क्या और साहब मेरा सवाल ये कि कितने सबूत चाहिए? अब तो सब कुछ कैमरे के सामने नजर आ रहा है ना, कैसे डीलिंग होती है, कैसे पाकिस्तान से पैसे आते हैं, कैसे आईएसआई मदद करती है, कैसे ये लोग वहां के कश्मीर के नौजवानों को भड़काते हैं। अब्बास साहब कितने सबूत चाहिए सर? इतने स्टिंग, एक मिनट, आपके इतने स्टिंग हो चुके हैं, आपके पार्लियामेंट में कैश लेके गए हैं, दूसरी जगह गए हैं, उसका क्या नतीजा निकला बताइए मेरे को। आप बातें कर रहे हैं स्टिंग ऑपरेशंस की, मैं कह रहा हूं पुख्ता सबूत आपको चाहिए। वो एनआईए ही लेगी जो कड़ी जोड़ेगी पूरी, ये सबूत लेके स्टिंग ऑपरेशन का भी सबूत लेगी, बाकी सबूत साहब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आपकी मंशा क्या है? आप बचाने की मंशा रखते हैं या इनको अपने, आप एक सुनिए मेरी बात, सलाखों के पीछे भेजने की मंशा रखते हैं? सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मुझे। टाडा कोर्ट है, पूछना पड़ेगा मुझे ये सवाल आपसे। एक मिनट, आपका टाडा कोर्ट जो है, टाडा कोर्ट आपका बिटा कराटे को बेल देके बैठा हुआ है। यहां पे आपका यासीन मलिक को बेल मिली हुई है, किस बेसिस पे मिली हुई है उनको? आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और वो होगी। वो सबूत सारे इकट्ठे, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनके सबूत सारे इकट्ठे होने के बाद, साहब ये रटा रटाया बयान हम सालों से सुनते आए हैं। 2016 में जब यही मामले सामने आए थे कि यूएई से पैसा आता है, पाकिस्तान से पैसा आता है सीधे हुर्रियत के नेताओं के पास, और वहां पर कश्मीर में अनरेस्ट फैलाने के लिए, अनस्टेबल करने के लिए ये लोग वहां पर नौजवानों को भड़काते हैं। तब भी यही बातें सामने आई थी कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद केस रजिस्टर होगा। आज भी वही बात हो रही है। दो बातें कहूंगा, अगर आपको ये रटा रटा बयान नजर आता है, आपको कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहिए जो सत्ता में थी, उससे पहले कांग्रेस थी, इनसे पूछना चाहिए। सर फिलहाल तो आप सत्ता में है ना, 2 साल हुए, 3 साल अभी मुश्किल से। अरे ये वाजपेयी का दौर था, आप ये मत बोलिए। सत्ता से बाहर वाजपेयी का दौर में दुल्लत जो राज चीफ था उसने कहा कि हमने पैसा दिया। वाजपेयी के दौर के बाद 10 साल तो एनसी से सरकार रही है। क्या सवाल करते हैं? आप कहते हैं वाजपेयी का दौर 10 साल आपकी सरकार रही है, मनमोहन जी की सरकार रही है, उन्होंने क्या किया? नहीं गौर साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि आज कश्मीर के जो हालात हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए। आज आपकी जिम्मेदारी है जवाब देने की, बीजेपी की जिम्मेदारी है जवाब देने की, और मैं ये सवाल कांग्रेस पार्टी से नहीं पूछूंगा। और हम जवाब दे रहे हैं। पॉलिसी थी हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैडम ने कहा है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी कार्रवाई जो है, ऑपरेशन जो है वो पूरे होंगे, कहीं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा जाएगा। अभी ठीक है सलमान एक करके सलमान ऐसे बीच में ना बोले, सबूत किसी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी व्यूअर्स तक। अब आप रिफत जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत आपको क्या लगता है, ये पीडीपी की बातें सुनकर आपको क्या लगता है? हम जहां तक देखें एजेंडा ऑफ अलायंस जो है पीडीपी और बीजेपी का, सरकार का, वो ये साफ कहता है कि हुर्रियत से अनकंडीशनल बातचीत होगी, बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले आतंकवादी हैं, संगठन को बैन कर देना चाहिए। देखिए
सबसे पहली बात ये, मुझे नहीं लगती इसमें क्या हैरानी है। जो टीवी चैनल ने जो स्टिंग दिखाया है ये बहुत ही आम बात थी कि हुर्रियत वालों को फॉरेन से फंडिंग मिलती है। हाँ। हुर्रियत वालों का जो किरदार रहा है वो बड़ा ही हिपोक्रेसी से भरा रहा है कि वो दूसरों को तो कहते हैं बच्चों को कि आप सड़कों पे आकर के पत्थरबाजी करें, उनके अपने बच्चे मुल्क से बाहर ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और हुर्रियत वाकई में कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं है कश्मीर में, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हुर्रियत वाले इतने ही पॉपुलर होते या उनकी आइडियोलॉजी इतनी पॉपुलर होती तो हुर्रियत वाले इलेक्शन में खड़े हो जाते। उनको डर लगा हुआ है, वो इलेक्शन में खड़े होंगे, राज फाश हो जाएगा। एक तो हुर्रियत की बात हुई। मेरा कहना यह है कि ये पीडीपी वाले यहाँ पे जिस तरह से अपोजिशन की तरह बात कर रहे हैं, इनको पीडीपी और बीजेपी का मसला यह है कि इनको अब तक ये लगता है कि ये अभी भी अपोजिशन में है। देखिए 2 साल हो गए हैं यहाँ पे। आज कश्मीर में जो हालत है, पिछले 30 साल में, मैं 23 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि पिछले 30 साल में कश्मीर में इतनी बुरी हालत रही होगी। जनरल साहब और आपको ज्यादा बताएंगे। अभी हाल में आपको श्रीनगर में बाई इलेक्शन हुआ, 6.5% सिर्फ वोटर्स आए वहां पे, 6.5%। अनंतनाग में इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकी कि उनको बाई इलेक्शन कराने के लिए 74,000 आर्मी के फोर्सेस चाहिए थे, 74,000 ऑन रिकॉर्ड। उनको जब होम मिनिस्ट्री मुहैया नहीं करा सकी तो अनंतनाग का बाई इलेक्शन कैंसिल कराना पड़ा। इतनी बुरी हालत है। मसला यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है संजीदा है नहीं कश्मीर के मसले को हल करने के लिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे जो जेम्स बॉन्ड कहे जाते थे डोवाल साहब, उनकी इंटेलिजेंस आज तक ये नहीं पता कर पाई कि हुर्रियत को पैसा कहां से मिलती है। ये एक टीवी चैनल को करना पड़ा ये चीज। मसला यह है कि आज अगर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा या तो फिर इनके पास कोई एजेंडा तो रहेगा नहीं। देखिए उस दिन मैं होम मिनिस्टर से मैं बात कर रहा था, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी जो स्लो जो प्रोसेस है और जो एपैथी है वो कश्मीरियों को आपसे दूर कर रही है। खुदा के वास्ते कश्मीरियों को दूर मत कीजिए अपने आप अब इंडिया से। आप डिसाइसिव एक्शन लीजिए और ये आपके हाथ में है। हाँ, अगर जब तक आप ऑपोजिशन की तरह बिहेव करते रहेंगे तब तक ये एक्शन आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है सहगल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई सेंटर में मजबूत सरकार है और बीजेपी की सरकार अब जम्मू कश्मीर में भी है, तो दिक्कत क्या है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अभी भी आप एनआईए के आईजी आलोक मित्तल साहब को मैं सुन रहा था, बहुत संभल कर घुमा फिरा कर वो बात कर रहे थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, कह रहे थे मामले की जांच हो रही है, अगर हमें ऐसा कुछ लगेगा तो हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। गिरफ्तारी की बात तो बहुत दूर है, जबकि जिस तरह के सबूत इन लोगों के सामने हैं, इन लोगों के खिलाफ हैं, उसमें तुरंत इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। दिक्कत क्यों, ये हवा क्यों बना रखा है सरकार ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का? मैं तो बड़ा हैरान हूं सुनकर बीजेपी वालों से और पीडीपी वालों से कि उनको दिक्कत है इनको गिरफ्तार करने के लिए। जी, सारे के सारे लोग पूरी दुनिया में जानते हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है माहौल बहुत बड़े पैमाने पे उसके पीछे हुर्रियत है। किसी को कोई शक नहीं है, जो अगर शक भी था तो आज तक के स्ट्रिंग ऑपरेशन ने उसको दूर कर दिया। दूसरा, जनरल वीके सिंह कोई ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं है, वो पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। उनके पास ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जो आम जनता को या आम मिनिस्टर को या आम स्पोक्स पर्सन के पास नहीं होते। जी, जब वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हुर्रियत जो है देशद्रोही हैं और अभी समय आ गया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन किया जाए और इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं चाहता हूं कि इनको तुरंत से गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाए। आप कहते हैं पहले हम 6 महीने, साल, 2 साल इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे, तब तक ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। इससे बड़े सबूत क्या चाहिए आपको? जबकि उन्होंने साफ तौर पे नदीम खान ने कहा कि पैसा आ रहा है बहुत बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया से, फिर जाता है दुबई, कतर और आ रहा है दिल्ली में, बिल्ली मारिया में और चांदनी चौक में। यहाँ लोकल्स कमीशन लेते हैं और कमीशन के बाद में अप टू 1000 करोड़ पाकिस्तान भेज रहा है कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए। वो ये भी कहते हैं कि 6 साल से भेज रहा है। आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद आप कार्रवाई ना करें तो ये तो मुझे लगता है बड़ी एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल एंड अनबिलीवेबल है। बिल्कुल। अब चक्रपाणी महाराज, आपको क्या दिक्कत नजर आती है, क्या वजह आपको नजर आती है? ये ढुलमुल रवैया फिर नजर आ रहा है क्या, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इस बार मजबूती से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी?
समीर जी, आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी और पीडीपी की वहां गठबंधन की सरकार है। सबसे पहले गलती तो बीजेपी ने यही कर दिया कि पीडीपी से गठबंधन करके सरकार बनाई, क्योंकि जो पीडीपी अफजल जैसे आतंकी को शहीद मानती है और उसके साथ गठबंधन के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक रही हुर्रियत की बात, तो हुर्रियत के नेता शुरू से ही हमारे देश के खिलाफ जहर उगलने का काम किए हैं और उन्होंने जानबूझ करके जम्मू कश्मीर के युवाओं को युवतियों तक को पत्थर चलाने पे मजबूर किया। उनके बच्चे तो विदेश में जाके पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो जो है पूरे कश्मीर को देश से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान उनको फंडिंग दे रही, पूरा सब जानता है, लेकिन अब तो स्टिंग भी हुआ, उसमें आ रहा है। और आप ये देखिए कि उन हुर्रियत के नेताओं को भारत सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। जिस हमारे सैनिकों पे पत्थर चलवाने के लिए और चलवा रही है हुर्रियत, और उसको सुरक्षा सरकार दे रही है और वहां की सरकार भी करेगी और सुरक्षा देंगे। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से ये जो अभी बीके सिंह ने बोला है कि उन पे कार्रवाई किया जाना चाहिए, आतंकवादी है उन पे ये होना चाहिए। अरे चाहिए नहीं, तुम सरकार में हो भाई, तत्काल करो और उस पे तत्काल अभी गिरफ्तार करना चाहिए इसको। अभी तक वहां की सरकारें और केंद्र की सरकारें कैसे बैठी पड़ी है और उस पे इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। ये पूरे कश्मीर को आग में लगा दिया, पूरे देश को बदनाम हो रहा है पूरे विश्व में। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की कमी है और सबसे बड़ी केंद्र सरकार पे जाता है। केंद्र में सरकार होकर के सत्ता के लालच में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इनके साथ गठबंधन किया है और पूरे कश्मीर जल रहा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और इस पे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि हुर्रियत की सफाया का समय है। तत्काल उनके गिरफ्तार करके और चिन्हित करके उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इसका जवाब दीजिए। हो रहा है जो सबूत हमारे सामने है, जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, उसको मानने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है, जबकि आपकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लेकिन बात आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आप विपक्ष में हो। नहीं, देखिए, आपने जो बात कही उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि यह बात मानने में कोई बुराई नहीं है और सरकार मान रही है कि हुर्रियत के जो नेता हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर में वो अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त हैं। उनके अपने परिवार अलग रहते हैं, वो आराम से रहते हैं, उनके पास पैसे का सोर्स आ रहा है और वह लोगों को, वहाँ युवाओं को बरगला रहे हैं। अब इसीलिए आज एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन के लिए आज तुरंत टीम भेज दी है। अब कश्मीर की समस्या को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि वहाँ पे जो युवा हैं उनको हमारी सरकार तीनों पक्षों पे काम कर रही है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उसको आइसोलेट करके, उसको बॉर्डर को सील करके, उसकी टेररिस्ट एक्टिविटी सर वो कीजिए ना, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कश्मीर के युवाओं से इसको क्यों जोड़ते हैं? यहाँ पर तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कश्मीर के युवाओं को, पूरी नस्ल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनको भड़का रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के इशारे पर, और आपको पता है ये बात। बिल्कुल, बस उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो हम देखिए, अभी हम जो कर रहे हैं वो कश्मीर के युवाओं को आर्मी में भर्ती करने के लिए देखो कितने लोग आ गए, वहां पे एक टनल बना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। कश्मीर के युवाओं को जो गलतफहमी में, उनको तो आपको मुख्य धारा से, आर्थिक विकास से जोड़ना पड़ेगा, रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, उनको समझा के जोड़ना पड़ेगा। हुर्रियत लीडर्स को इन्वेस्टिगेशन करके लीगल प्रोसेस के अंदर उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। जो भी ये मिसलीड नहीं करिए, जो बच्चे स्कूलों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आर्मी में नहीं जाना। पैलेट गन पे हुर्रियत नेताओं से बात करने को मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार हुर्रियत नेताओं से बात करे। सरकार ने कहा कि हम किसी भी अलगाववादी तत्वों से किसी भी हालत में बात नहीं करेंगे। इतना स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज जीएसटी की मीटिंग हो रही है, क्यों हो रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर की समस्या 60-70 साल से चल रही है, उसके लिए समग्रता से विचार करना। कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जो कर रहे हैं उनकी सजा कब मिलेगी, सवाल ये है। आप अरे ये इनमें दम नहीं है कि हमने बहुत बड़ी बात कह दी, हमने कह दिया इनकी पैंट गिल्ली हो जाएगी उनको छूने में, हम बात नहीं करेंगे, हम उनको पार्टी नहीं मानते। नहीं, क्या इससे मसला हल हो जाएगा? क्या सलमान निजामी, इंटरनेशनल फोरम क्या इससे मसला हल होगा? यार अब कार्रवाई की जरूरत है, कार्रवाई करना ही होगा। आप अगर कश्मीर को संभालना है तो आपके पीडीपी अलायंस वाले कहते हैं हम बात करेंगे, अलायंस तोड़ दीजिए। पाकिस्तान से कार्रवाई हो रही है। ठीक है अग्रवाल साहब, ये तीन साल से आप ये छुपन छुपाई नहीं चलेगी। अब ये बेवकूफ बना रहे हैं आप, टीवी स्टूडियो में बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। कोई छुपन छुपाई नहीं कर रहे।
युवाओं के लिए अलग का योजना, युवाओं के लिए अलग योजना है, हुर्रियत नेताओं को अलग तरीके से घेरा जा रहा है। अरे क्या किया, 150 लोग आपने मार दिए युवाओं के। हुर्रियत तो अलग, हुर्रियत को साइड पे रखिए। जो आपके बच्चे हैं, जो यहाँ पर कश्मीर के हालात 2 साल में आपने बिगाड़ दिए, यहां तो हुर्रियत की कॉल पे कोई भी स्ट्राइक में फॉलो नहीं करता था। जो लोग मरे हैं उसकी सिंपैथी दिखाने के लिए लोग सड़कों पे आए। हुर्रियत का पैसा लेने देने का अलग मसला है, लेकिन कश्मीर मसले को डाइवर्ट करने के लिए आप ये हमें एजेंडे में दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला पीडीपी के साथ एक तरफ तो पाकिस्तान पैसे दे रहा है, एक तरफ तो पाकिस्तान पैसे दे रहा है हुर्रियत के नेताओं को, इन युवाओं को भड़काने का, दूसरी तरफ ये पॉलिटिक्स भी तो है ना। गिलानी साहब आपकी सहयोगी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, बैठ गए, आपकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं देश के लिए पत्थर फेंक रहे हैं ये लोग। नहीं, सिन्हा साहब आपके जो हैं बीजेपी के नेता, वो क्यों गिलानी साहब के अंदर ये भूल जाते हैं। ये जब ऐसे जो इनके फारूक अब्दुल्ला साहब बयान देते हैं, ये अभी इस टाइम पे भूल जाते हैं। वो उधर से जब सत्ता में थे, ये जो कार्रवाई आज ये सलमान देखिए, जो बातें हो ना वो जिम्मेदारी से होनी चाहिए। अब्बास साहब, जो मैं ये चाहता हूं कि इस डिबेट में ईमानदारी से आप सब लोग बात करें। अब्बास साहब, सब लोग ईमानदारी से बात करें, और जो गलतियां अगर आपसे भी हुई हैं तो उनको कबूल करने की हिम्मत करें, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर मामला कश्मीर का है। तैयार नहीं है, जन्नत को जहन्नुम बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अगर आपके पॉलिटिकल मतभेद है तो उसको अलग रख दीजिए, वो मोदी जी को फायदा होगा। जी गौर साहब बोलिए। हम तो बातचीत के लिए तैयार अनिल गौर साहब, ये तो तैयार नहीं है। बताइए दिक्कत क्या है? जितने कश्मीरी लोग मर रहे हैं वो सारा मोदी को फायदा हो रहा है। बार-बार ये सवाल, ठीक है सलमान, बार-बार ये सवाल उठता है कि पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन जो है उसके बारे में सवाल उठता है। मैं ये जो पैनल पे बैठे हुए हैं कांग्रेस के और दूसरे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जब ये इलेक्शन हुआ, उन्होंने देखा कि किस टाइप का इलेक्शन हुआ और किस टाइप का वोट मिला। जम्मू खिते में बीजेपी को वोट मिला, और अगर आप बीजेपी को सत्ता के अंदर नहीं रखते तो आज जम्मू जल रहा होता। आज जो आप कश्मीर की बात कर रहे होते, आज जम्मू जल रहा होता। फिर क्या कहते हैं आप? हमने जो ये झूठ नहीं बोल रहे, ये दिस इज द स्टेटमेंटशिप ऑफ गौर साहब। कहना क्या चाह रहे हैं आप? ये हमको पता है ना, इस कॉन्फ्रेंस ये कौन सी बात है कि जम्मू ने बीजेपी को वोट दिया, श्रीनगर ने आपको वोट दिया? नहीं बात, आप कौन सी बताएं? अब तो आप सरकार चला रहे हैं ना, मिलकर बात कीजिए। यहां से मिला नहीं, बीजेपी को वोट मिला और वहां से पीडीपी को वोट मिला, और जो इसलिए गठबंधन जो पीडीपी और बीजेपी का हुआ, आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? आपने क्या किया? जो आप ये देखिए कर रहे हैं वो सहगल साहब, मुझे दलील समझ में नहीं आ रही है। उसके ऊपर जम्मू ने बीजेपी को वोट किया, श्रीनगर ने पीडीपी को वोट किया, अब तो दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है ना। जम्मू कश्मीर सरकार का रुख क्या हो ये लोग जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको देखिए, सहगल साहब बोल रहे हैं, सुनिएगा। नहीं गौर साहब सुनिए, अब सहगल साहब की भी सुनिए, हो सकता है कुछ आपको अच्छी सलाह मिल जाए। मेरे मुताबिक तो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है डेमोक्रेसी, लेकिन आज मुझे साफ तौर पे लग रहा है आप लोगों की बातें सुन के कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी डेमोक्रेसी है। आप कहते हो कि डेमोक्रेसी कहती है कि पहले पूछताछ होगी, ये होगा वो होगा ये होगा। क्या अमेरिकन डेमोक्रेसी इसको टॉलरेट करती है? क्या अमेरिका इसको टॉलरेट करता है? सारी दुनिया जानती है कि डेमोक्रेसी नहीं है। इस समय हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ी जो है देशद्रोही जो है वो हुर्रियत है। आपके टीवी स्टिंग ने साफ तौर पे कहा, पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने साफ तौर पे कहा, वो गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर हैं, उसके बाद में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कुछ और बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त कंफ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? आप क्यों नहीं एक्ट करना चाहते उन लोगों के साथ में जिसमें किसी को भी कोई शक नहीं है देश में कि ये लोग देशद्रोही हैं, पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, पाकिस्तान के इशारे पे कार्रवाई करते हैं, जितने भी पत्थरवारे कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में दखल दे रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं इन लोगों के इशारे पे कार्रवाई करते हैं। उसने कहा था कि देखिए उन्होंने कबूल किया। महबूबा मुफ्ती को गौर साहब एक सीधा सवाल पूछूं आपसे, गौर साहब एक सीधा सवाल पूछूं आपसे, उसी देशद्रोही के साथ फिर गौर साहब आप पूछिए। गौर साहब आपकी पार्टी क्या ये मानती है जो बीजेपी कह रही है कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले दहशतगर्द हैं?
जो लोग स्कूल चलाने की बात करते हैं पाकिस्तान से पैसे लेकर आईएसआई का हुक्म बजाते नजर आते हैं, आप कहेंगे कि वो दहशतगर्द हैं? बैन होना चाहिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। आप कल जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया है, आपने सुना? वो आपका जवाब है। सर एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप बतौर प्रवक्ता खुद मौजूद हैं, सख्त कार्रवाई होगी इनके खिलाफ, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना। सख्त कार्रवाई होगी। देखिए गौर साहब, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया मुझे पता है, कहिए तो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, साहिबा ने लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप आपके सामने आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं ना, आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं, फिर तो मान लिया डर लगता है जी नहीं, हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े। किसने कहा आपको हम खड़े हैं? कोई कार्रवाई बोलिए। अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा, आप एक मिनट, मेरे को समझ नहीं आती, आप चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो बयान है वो आप उसको नाअंदाज करना चाहते हैं और कहते हैं आप तो बता दीजिए। जब उन्होंने जो हमारे मैंने आपसे गौर साहब सीधा सवाल पूछा, आप बात घुमा रहे हैं, आप अपनी बातों में फंस रहे हैं। वीके सिंह ने बोला, फलाने ने बोला, उसने बोला, जो जब पार्टी के सदर ने बोल दिया तो उसमें क्या, उसमें और क्या चीज चाहिए आपको? उसमें गौर साहब क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? महबूबा मुफ्ती का आज का बयान है, वो कह रही हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो कि कश्मीर में पीस चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो कि जिन्होंने पत्थरबाजी को बिजनेस बना लिया है, हमें फर्क करना होगा। क्या मतलब निकालूं मैं इस बयान से? बिल्कुल नहीं, उसके साथ में उन्होंने ये भी बोला कि सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, जो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, वो आप उसको क्यों भूल रहे हैं? गौर साहब यही मैंने कहा ना, ये रटा रटाया बयान जो है ना, बयान पूरा लीजिए। यही कश्मीर को इस स्थिति में ले आया है। रटा रटाया बयान नहीं है। देखिए बेफिजूल का मुद्दा बना रखा है। एक बहुत पुख्ता जर्नलिस्ट है, आप सुनिए मेरी बात। कॉन्फ्रेंस की जो ये राजनीतिक दल समझ कर बैठे हैं। देखिए मैंने बहुत पहले कहा था कि ये इस जो हुर्रियत का मामला सामने आया ये कोई नया नहीं है, और ये जितनी भी पार्टियां, चाहे आज के दिन में बीजेपी हो या पीडीपी हो, ये इनकी हिपोक्रेसी नजर आ रही है। देखिए जब ये साथ में आए थे तो इस सबसे बड़ी हिपोक्रेसी थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी को मानने वाली बीजेपी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक विधान एक निशान और की बात करते थे, ये जब ओथ ले रहे थे तो वहां पे कश्मीर और इंडिया दोनों का वहां पे ये फ्लैग था। तो मसला ये है कि जब आप एजेंडा आपका सिर्फ होता है कि गवर्नमेंट बनाना होता है तो फिर यही सब चीजें होंगी। आज देखिए कि कौन सी बड़ी बात है, ये कहते हैं कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी तब जाकर के होगा। ये कहां पे लॉ में लिखा हुआ है कि जब स्टिंग आ गया है आप प्रिवेंटिव कस्टडी में क्यों नहीं लेकर के उनको कश्मीर से बाहर लाकर यहां पे ला सकते हैं? मसला ये होता है कि जब आपका इंटेंशन ही अगर सिंसियर ना हो तब इस तरह की हालत होती है। अभी जिस तरह से मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि हम लोगों को शामिल करने के लिए आर्मी में रिक्रूट कर रहे हैं। ये क्या पहली मर्तबा आर्मी में रिक्रूट हो रहे हैं? इनमें इनका क्या कमाल है? लोग पहले से आर्मी में आते रहे हैं। ये चीजें जहां पे ये फ्लॉप हुए हैं, एक सर के बदले 10 सर लाने वाले, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक 22 साल का एक कश्मीरी जब ऑफिसर बनता है उसको घर से निकाल करके, रिश्तेदार के घर से निकाल करके एक उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तब आप कहां होते हैं? मसला ये कि आज हालत बहुत इतनी खराब हो गई है, ये मानने को तैयार नहीं है। इनकी भी वही ऑस्ट्रिच मेंटालिटी है क्योंकि इनको बाकी के 4 साल भी पूरे करने हैं वहां पे। बिल्कुल, और इस तरह की जो भी कोशिशें हुई हैं सेना की तरफ से, चाहे हमने पिछले दिनों देखा था जश्न बारामूला हुआ था, उसमें भी हजारों की संख्या में कश्मीरी नौजवानों ने पार्टिसिपेट किया, वहां पर भी लोगों को नौकरियां दी गई। अगर 700 पोस्ट निकलती हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में तो 70,000 लोग पहुंच जाते हैं। यह साबित करता है कि कश्मीर का युवा जो है वो यही चाहता है, वो रोजगार चाहता है, वो हाथ में पत्थर उठाना नहीं चाहता। समीर ये कैसे जस्टिफाई करेंगे जब 1,000 रुपए देकर के अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से पत्थर फेंकवाने में कामयाब हो जाता है, ये नाकामी किसकी है? आप उनको 15-20 हजार की नौकरी नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये नाकामी किसकी? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चक्रपाणी महाराज से भी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। तो क्या हुर्रियत पर पाबंदी ही कश्मीर के मर्ज का इलाज है? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं, और चक्रपाणी महाराज को आज हमने इसलिए जोड़ा है इस बहस में कश्मीर पर क्योंकि 26 जनवरी को आपको याद होगा चक्रपाणी महाराज और उनका पूरा दल
जो है वो कश्मीर के लाल चौक पर गया था तिरंगा फहराने के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया था, पहले ही रोक लिया गया था। चक्रपाणी महाराज, आपको क्या वो विल पावर मौजूदा सरकार में, वो इच्छा शक्ति नजर आ रही है? क्यों नहीं ये मुमकिन है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ये सारे लोग जो रहते यहां पर हैं लेकिन हुक्म पाकिस्तान का बजाते हैं, आईएसआई की मानते हैं, भारतीय पासपोर्ट पर चलते हैं लेकिन गुण पाकिस्तान के गाते हैं, क्यों नहीं इनको अरेस्ट किया जाए? क्यों नहीं इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि दो शब्द में अगर बोला जाए तो केंद्र की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की वहां पे गठबंधन हुई है वो पूरी तरह से फेल है। हाँ। और फेल ही नहीं है बल्कि वहां पे पूरी हमारी सैनिकों के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, वहां के युवा भी बर्बाद हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अभी हमने बीजेपी नेता का सुना जिस तरीके से बात कि एक क्षेत्र में बीजेपी को वोट मिला था, एक तरफ से पीडीपी को, यानी जम्मू कश्मीर को सिर्फ पीडीपी और बीजेपी में आपस में लोग बांट करके और गठबंधन की सरकार चला रहे। इनको इससे मतलब नहीं है कि वहां पे शांति कैसे कायम हो, उससे इससे मतलब नहीं है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। सवाल इस बात के एक तरफ उनको वोट मिल गया, एक तरफ इनको मिल गया, मिलकर के किसी तरह से वहां पे अपनी सत्ता का आनंद ले रहे हैं। सवाल इस बात का है कि वहां पे राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए और जो राष्ट्रद्रोही है, और हुर्रियत शुरू से ही राष्ट्रद्रोही है, वो आतंकियों की विचारधारा से पूरी तरह ओतप्रोत है और आतंकवाद के कारण अगर जो कोई है तो हुर्रियत के नेता है। इसलिए हुर्रियत को तत्काल ये नहीं कि ये करना चाहिए, अभी तक तुमने किया क्या, अब उस पर विचार क्या, डिबेट उस पर होगा। एक तरफ वो सीधे स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमारे रोज हमारे सैनिकों पे वार कर रहे हैं, रोज सीज फायर कर रहे हैं, और आप उसके कर रहे हो जो हुर्रियत जो पैसे लेकर के कुत्ते की तरह उनसे रोटी खा रहा है और हमसे सुरक्षा ले रहा है। उनकी बताओ, हमारी सरकारें उनको सुरक्षा दे रही है, जो हमें हमारे फोर्स को मार रहे वही फोर्स उनकी सुरक्षा में लगी हुई है, और उनको गिरफ्तार ना करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए जैसे बयान दिया जा रहा है। अरे उनको तत्काल गिरफ्तार करो, दिल्ली लाओ, ठोको इनको तिहाड़ जेल में, और उसके बाद आगे से कार्रवाई होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं सबीर अब्बास जी कि जिस दिन इनको सबको गिरफ्तार किया जाएगा उसी दिन से वहां के युवाओं को सही दिशा मिलेगी, और युवाओं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लोग हैं तो ये आग में घी डालने का काम करते हैं, इनको जितने पैसे आते हैं उसी अनुसार ये उनको युवाओं में वो करके और भड़काने का काम करते हैं। हम तो आपको और आपके चैनल को बहुत बधाई देते हैं कि जिस प्रकार मजबूरी क्या है आपने इस पे डिबेट रखा है। क्या आपका अलायंस पार्टनर है पीडीपी है जिसकी वजह से आप वो विल पावर नहीं दिखा पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का तो बड़ा कड़ा स्टैंड रहा है इसको लेकर, और वीके सिंह का आप वो पूरा इंटरव्यू देखिए, वो भी बहुत कड़ा स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज मजबूरी ये जो है वो क्यों झलक रही है? इसकी वजह पीडीपी है क्या? देखिए, वीके सिंह जी का स्टेटमेंट है, राम माधव जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, सबका भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि कश्मीर में अलगाववादियों को आइसोलेट करके उनके साथ ना कोई बात होगी, ना उनको किसी ऐसे कोई विचारधारा वालों से भी बात नहीं होगी जो कि देश की अखंडता और संप्रभुता पे किसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। कौन आपसे कह रहा है कि उनसे बात कीजिए? वो बात करने लायक है क्या? यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों से कोई बात होती है क्या? जब आपकी सरकार मान रही है कि वो आतंकवादी है तो उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाइए ना। उनके 100 करोड़ रुपए उनके होटल पर, सिक्योरिटी पर, खाने पर खर्च थोड़ी करेगी सरकार बिल्कुल साल के? बिल्कुल नहीं कर रहे। समीर भाई, आप प्रश्न पूछो, सुन लो, जवाब सुन लो। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग ये पहले जो अलगाववादियों से बात करिए। हमारी सरकार ने, यहाँ पे भी बहुत लोग कह रहे हैं कि आप अलगाववादियों को बातचीत करिए। हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि अलगाववादियों से जब तक वो एक तरफ तो अलगाववादी गतिविधियां करें और हम उनसे बात करें, वो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उन्हें आइसोलेट करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी, चाहे सेडिशन का हो, चाहे एनआईए के थ्रू अरेस्ट का हो, और उनकी जो क्यों नहीं बात की आपने? गिलानी साहब के घर में तो सिन्हा साहब बैठे थे, जा रहा है। आप क्या बोलते हैं? हम बात नहीं करते। सुन लीजिए, आप सुनते तो नहीं। घर में तो आपने, आपको मैंने इतने देर से शांति से सुना, आप सुनते, आप अपनी बातें बोलते रहोगे तो क्या बात है? आप अपने विचार अपने पास रखिए ना। आप अपनी विचार बोलते रहेंगे तो क्या मतलब है? मैंने आपको सुना ना, आपकी बात विचार ठीक है, आपके स्वागत करते हैं। गलत तो आपने 50 बातें करी है।
आप पूरी की पूरी गलत और झूठ बोल रहे हैं, तो मैं आपको रोक रहा हूँ, आपको बोलने का अधिकार है, मुझे भी बोलने दीजिए। मैं गलत बोल रहा हूँ, जनता तय करेगी। आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, जनता तय करेगी। पूरी कीजिए आप अपनी बात। तय करेगा, जनता करेगी, आप अपनी बात करिए। हाँ, मेरी स्पष्ट बात है कि हुर्रियत के नेताओं के साथ कोई बात नहीं होगी। जनता को गुमराह कर रहे हो ना, उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरे, आप सुनते रहिए, आप बीच में बोलते रहोगे। फिर दूसरा, पाकिस्तान के साथ आर्मी आप ये बात और रिकॉर्ड बोल रहे कि हमने सिन्हा साहब को भेजा और हमसे गलती हो गई। आप ये क्यों नहीं बोलते टेलीविजन पे? आपने क्यों बात नहीं की? आप बोलिए कि हमने सिन्हा साहब को भेजा और हमसे गलती हो गई। आप माफी मांगिए। बिल्कुल गलती हुई। पार्टी ने स्पष्ट कह दिया था कि वो उनका इंडिविजुअल एफर्ट था। आप झूठ बातें करते जा रहे हो। सिन्हा साहब, सलमान निजामी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। अग्रवाल साहब ने अपना पॉइंट रख दिया, अग्रवाल साहब ने अपना पॉइंट रख दिया, बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। लेकिन सलमान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये क्या कश्मीर में रिवाज है क्या कि जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो धीर गंभीर बातें ऐसे ही करेगी, लेकिन अगर आप विपक्ष में जाते हैं तो आप गैर जिम्मेदाराना बयान देना शुरू कर देते हैं, आप पत्थरबाजों के साथ खड़े होना शुरू कर देते हैं? ऐसा ही चलेगा क्या? कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल नेशनलिस्ट है। हम पत्थरबाजों के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ किलिंग्स के अगेंस्ट हैं। जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट की है वो बिल्कुल है ही नहीं। कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया था, नहीं कर दिया, हर जगह पे बर्बाद कर दिया, चाहे नक्सलियों की। अरे तो ये बताइए, जब आपकी सरकार थी आपने क्या कार्रवाई की? बोल रहे हैं कांग्रेस ने कौन सी नई बातें आप सामने आ रही हैं? चलिए, तब आपने क्या कर दिया कॉन्फ्रेंस को बैन करने के लिए? आप जो कैंचियां चलाते हैं, जो काम आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं मोदी जी, वो कांग्रेस की देन है। ठीक है सलमान, आप लोगों को मार देंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे। विकास की तरफ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। नेहरू जी के साथ कारस्तानी विकास हमने किया। आप एक बात बताइए, क्या बीजेपी ने किया? 80,000 रुपए दिया, फिर बोला कि हमने ऐसे ही। सलमान, एक कश्मीरी होने के नाते मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। ये बताइए कि पाकिस्तान के बहकावे में आकर कश्मीरी नौजवान लेके आए थे ना, सबका विकास। कुछ कश्मीरी नौजवान पाकिस्तान के बहकावे में आकर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बहकावे में आकर पत्थर क्यों उठा रहे हैं? देखिए, आपने एक बयान अगर सुना होगा, एक यहां का एचएम का लड़का था, कश्मीरी जो मिलिटेंट था, उसने भी हुर्रियत के खिलाफ बोल दिया। मसला यह है कि कश्मीर में जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ है, वो यहां बीजेपी और पीडीपी की पॉलिसी। अब देखिए बयानात क्या आते हैं। बयान आता है बीजेपी की तरफ से कि आप यात्रा पे जाओगे तो कश्मीरियों का पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना उनके हाथ से, तो वो पत्थर नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? आप किसी बेगुनाह बच्चे को मार देते हैं, 7 साल का बच्चा दूध लेने के लिए, तो वो क्या मालाएं पहनाएगा आपको? किसका बयान है ये? एड्रेस नहीं कर रहे हैं लोगों को। ये महबूबा मुफ्ती जो बैठी है, इसने ऐसे बयान दिए कश्मीरियों के खिलाफ, और वो क्या तमाशा देखेंगे लोग? ये 70 सालों से इनसे पूछेगा ये बयान किसने दिया, इसका सबूत दीजिए। भाजपा का इससे क्या लेना? अब्बास साहब, आप इनसे सबूत मांगिए, ये बयान किसने दिया है? ये 70 साल से बीजेपी का एमएलए है, इंटरनेट पे देखिए। बयान किसने दिया? असल समस्या की बात कीजिए ना, असल मुद्दे की बात दीजिए, उसका सबूत आप इंटरनेट पे देखिए। मैं कांग्रेस से रिजाइन दूंगा अगर ये बात गलत साबित हुई। आप देखिए, उसका बयान आया आपके बीजेपी का एमएलए का, कश्मीरियों के आप नाम बताइए और उसका सबूत दीजिए। उसको लेकर के आप बेफजूल बातें करते हैं, बेफजूल बयान है ये, भड़काऊ बयान। यही तो भड़काऊ। ठीक है, गौर साहब इस बात का जवाब दे दीजिए कि अब तो 2 साल से आपकी सरकार है। गौर साहब, बयान दे रहा था, 2 साल से आपकी सरकार है, आखिर कश्मीर के नौजवान अगर हाथ में पत्थर उठा रहे हैं तो वो आपकी सरकार की बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है? तब बीजेपी भी ठीक, ये फेल्योर किसका है? पोजीशन में हो गए तो आज जो सब अगर कश्मीरी नौजवान पाकिस्तान के बहकावे में आ रहा है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहकावे में आ रहा है, तो ये फेल्योर किसका है? ये फेलियर अब्बास साहब, ये फेलियर इनसे पूछिए जो 70 साल से ये सत्ता संभाल के बैठे हुए थे, ये कांग्रेसी।
अगर आज कश्मीर की सर सत्ता में आप हैं, उनसे क्या पूछूं? उनसे तो जो पूछना था पूछ ही रहा हूं। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एक दूसरे को ऐसे ही टॉस करते रहेंगे क्या? 2 साल हुए हैं इसको संभालने में। अभी आपके सामने पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या क्या बयान हुए आपके सामने कह रहे हैं कि आप बैठो और आप बताइए यही लोग यही थे जिसके अंदर उमर अब्दुल्ला ये तो बयानात से खुश इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। कभी एक प्रोपेगेंडा लाते हैं, कभी दूसरा प्रोपेगेंडा लाते हैं। ये डाइवर्ट ही कर रहे हैं। ये आपको असलियत बता रहे हैं। मिलाकर कोशिश ये है क्या कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा? यही है कुल मिलाकर बस 5 साल किसी तरह से बीत जाए, 5 साल सत्ता बनी है, तब ठीक है। सबको दिख रहा है क्या आपको? देखिए ये तो बहुत ही जाहिर है जिस तरह से अभी गौर साहब बात कर रहे हैं, मतलब ये तो बहुत ही हैरान भी नहीं है, बहुत ही हंसने वाली बात है कि वो 70 साल, माफ कीजिएगा गौर साहब, पहली मरतबा आप हुकूमत में नहीं है कश्मीर में, इसके पहले भी आपकी पार्टी वहाँ हुकूमत कर चुकी है। ये 70 साल का एक रिवाज बन हाँ, गया तो ये 70 साल का जो एक रिवाज हो गया। और मेरा आप ये बताइए कि बार बार कांग्रेस को ब्लेम करने के आप सिर्फ ये क्यों नहीं बताते कि पिछले 2 साल में आपने कौन सी ऐसी नई स्कीम या नई इनिशिएटिव आपने ली है जो कश्मीर के यूथ आपने क्या किया? नाराजगी तो है कश्मीर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर नाराजगी है तो उस रूठे हुए को यही तो पूछ रहा था आपसे, नाराजगी किस बात को लेकर है? ये आपका फेलियर नहीं है क्या? यही पूछा था आपसे। आप कह रहे हैं कांग्रेस से पूछो। गौर साहब जो कश्मीर में नाराज हैं, देखिए सिर्फ ये कश्मीर वाले अगर जो यूथ नाराज हैं, हमें ब्लेम को मनाने के लिए आपने क्या किया है? ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त में आप इनके पास जाते हैं, वोट मांगते हैं, बाकी के 6 साल का क्या होगा वहां पे इनके साथ? तो ये जो यूथ है, इसमें मैं मानता हूं कि इसमें वर्गलाए हुए भी हैं, इनमें ऐसी उसी का तो एडवांटेज लेते हैं। तो एडवांटेज आप क्यों नहीं ले रहे हैं उनको? आप भी तो ले सकते हैं। देखिए ये हकीकत है, भूखे पेट में कोई भी रेवोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी वहां पे कोई आंदोलन नहीं होता है। आप इनको नौकरी दीजिए, इनके फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, ये आपके फैन बन जाएंगे। देखिए कश्मीर के अवाम के बगैर कश्मीर, आप बार बार कहिए कश्मीर अभिन्न अंग है इंडिया का, लेकिन अगर अवामी अभिन्न अंग नहीं बनेगी, उसको बनाने की आप कोशिश नहीं करेंगे तो काहे का लैंड लेकर के आप क्या करेंगे? लोगों को बदनाम करो, कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करो और उससे मोदी जी को फायदा हो रहा है। यहां पर महबूबा मुफ्ती जो है वो उसकी पपट है, उसकी कोई सुनता नहीं है। जो फैसले होते हैं ये सेंटर से होते हैं, नागपुर से फैसले होते हैं। ये आपका महबूबा मुफ्ती फैसला कोई नहीं लेती। सहगल साहब देखिए, बड़ा सवाल पीछे छोड़ने की कोशिश यहां पर पूरी कुल मिलाकर नजर आ रही है। पॉलिटिकल सियासी बयानबाजियां बस दी जा रही हैं। लेकिन मेरा सवाल वही सिंपल सा है कि अभी होना क्या चाहिए? जिस तरह के सबूत अब हमारे सामने हैं, हम क्या अपनी आंखें फिर से बंद कर लेंगे या फिर इस बार मजबूती से हम कार्रवाई करेंगे इन नेताओं के खिलाफ जिनकी सिक्योरिटी पर अभी हम हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं? अंदर जाएंगे ये लोग या नहीं? अभी समय आ गया है कि आपने अपनी पॉलिटिकल विल को डिस्प्ले करना है। देश उसकी इंतजार कर रहा है। हाँ, और देश तैयार है। और देश तैयार है। आपको पॉलिटिकल विल दिखानी है जैसे कि इंदिरा गांधी ने दिखाई थी। और अभी समय आ गया कि इनको गिरफ्तार करो और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन करो। अगर इनको गिरफ्तार कर लोगे और बैन करोगे, जो आज की डिबेट का मुद्दा था कि क्या इससे कश्मीर के हालात सही हो जाएंगे, बहुत बड़े हद तक सही हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको और कार्रवाई करनी है। जो मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे कि आपने वहां के विकास के साधन जोड़ने हैं। एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, इट रिक्वायर्स मनी टू मेक द मेयर रन। उनको आप पैसा दीजिए, उनको नौकरियां दीजिए, वो हुर्रियत के इशारे पर काम नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के इशारे पर काम नहीं करेंगे। वो देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं है। क्योंकि पेट में उनको जीवन में सॉलिडिटी चाहिए, जीवन में सिक्योरिटी चाहिए। वो सिक्योरिटी और सॉलिडिटी जो आपने प्रोवाइड करनी थी, अभी तक 2 साल तक उसका कुछ नजर नहीं आया। किसी प्रकार के विकास के साधन। डर क्या है सरकार के मन में? डर क्या? अगर 8-10 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डर किस बात का है सहगल साहब? मुझे तो समझ नहीं आता किस बात का डर है। बिल्कुल रिफत इसका जवाब देना चाह रहे हैं, बस 10 सेकंड में। देखिए इसका सिर्फ डर यह है कि कश्मीर बॉगी अगर खत्म हो गया तो राष्ट्रवाद का जो सो कॉल नए राष्ट्रवाद जो नेशनलिस्ट बने हैं वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। आज कश्मीर का मसला सिर्फ कश्मीर में रेलेवेंट नहीं है, कश्मीर का मसला जो है वो दूसरे स्टेट में भी बहुत रेलेवेंट होता है इलेक्शन जीतने के लिए। तो कश्मीर अगर सॉल्व हो गया तो एक बहुत बड़ा एजेंडा जो है सो कॉल नेशनलिस्ट के हाथ से निकल जाएगा, जिसका इलेक्शन में उनको कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ यही डर है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई और डर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब, माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। सलमान निजामी, सहगल साहब, चक्रपाणी महाराज, रिफत, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर लबोलवाब यही है कि देश पूरी तरह से तैयार है और देश ये उम्मीद कर रहा है एक मजबूत सरकार से कि वो फैसला भी मजबूत ले और सख्त से सख्त कार्रवाई
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के खिलाफ किया जाए, और जैसा कि खुद सरकार ने कहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन होना चाहिए, दहशतगर्द संगठन है, यह कार्रवाई तुरंत हो, यह देश चाहता है, यह उम्मीद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, और मंडे को, सोमवार को एक नई डिबेट के साथ नए टॉपिक पर हाजिर होऊंगा लेकर। तब तक के लिए शब बखैर।